चलिए अभी रिएक्शन इंटरमीडिएट वाला सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं हम। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स जो होते हैं इनको अपन ने कैसे डिफाइन किया था, तो हमने बोला था ऐसी वाली स्पीशीज जो कैसे मिलती हैं हमको, तो हम बोलेंगे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में एक या एक से ज़्यादा बॉन्ड के टूटने पर मिलती हैं। इनको क्या कहा जाता है? रिएक्शन इंटरमीडिएट्स कहा जाता है ना। ऐसी वाली स्पीशीज जो कैसे मिलती हैं हमको, तो हम बोलेंगे इट इज रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में एक या एक से ज़्यादा बॉन्ड के टूटने से मिलती हैं। ठीक है ना। और ये क्या नहीं होते, तो हम बोलते हैं रिएक्शन के फाइनल प्रोडक्ट्स नहीं होते, ये रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट के बीच में मिलते हैं बॉन्ड के पूरी तरह से टूट जाने के बाद। ठीक है। अब क्या होता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स जो होते हैं इनमें क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे एटम्स की वैलेंसीज कंप्लीट नहीं होती। इस वजह से रिएक्शन इंटरमीडिएट्स जो होते हैं वो क्या रहेंगे, दे आर हाईली अनस्टेबल। ठीक है। अब रिएक्शन इंटरमीडिएट बनाने के लिए क्या बोले हमने, बॉन्ड्स का टूटना जरूरी है। तो जो बॉन्ड फिशन होता है ये दो टाइप का होता है, ये पढ़ चुके हैं अपन। एक कौन सा होगा, दैट इज होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन, जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है उसके जो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दोनों शेयरिंग पार्टनर्स के बीच में इक्वली डिवाइड हो जाते हैं, जिसकी वजह से फॉर्मेशन होता है किसका, दैट इज ऑफ फ्री रेडिकल। ठीक है। तो हम कौन सी चीज बोलते हैं कि एक ऐसा वाला बॉन्ड फिशन जिसके होते समय फ्री रेडिकल्स बनते हैं वो क्या होता है, दैट इज होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन होता है। ठीक है। और हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिशन जो होता है उसमें क्या हो जाता है, तो हम बोलेंगे इट इज कोवेलेंट बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दोनों शेयरिंग पार्टनर्स में से किसी एक के साथ ही शेयर हो जाते हैं, किसी एक के साथ ही चले जाते हैं, तो उससे कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। तो अब अपन कौन सी, ये पढ़ा हुआ है अपना, है। अब अपन किससे, फ्री रेडिकल से शुरुआत कर रहे हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में। ठीक है। तो फ्री रेडिकल्स जो होते हैं इसमें अल्काइल फ्री रेडिकल के रेफरेंस में पहले अपन इनके कैरेक्टर्स स्टडी करेंगे। ठीक है। तो अल्काइल फ्री रेडिकल में जिस कार्बन पर ऑड इलेक्ट्रॉन होता है, इस कार्बन के वैलेंसी शेल में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कितना रहेगा, दैट इज 7 रहेगा, है ना। क्या हो जाएगा, ये 1 2 3 बॉन्ड्स हैं, हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 6 हो गए और 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया, तो टोटल कितने, 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है। तो अब ये 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फिर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, दैट इज sp2। ठीक है ना। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन इज sp2, है ना। उसके बाद फिर ये क्या रहेगा, इट इज ट्राइगोनल प्लेनर, है ना। तो ये नॉर्मली sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, लेकिन जैसे जो CH3 रेडिकल है या CH2OH रेडिकल है, इनमें कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है। ये एक्सेप्शनल केसेस हैं जो ज्योमेट्री के बेसिस पर डिसाइड किए जाते हैं। ठीक है। बाकी नॉर्मली क्या हो जाएगा, अल्काइल फ्री रेडिकल में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। आया समझ में बेटा ये, है ना। इसके बाद क्या बोले हमने, sp2 हाइब्रिडाइजेशन रहेगा, तो इट इज गोइंग टू बी व्हाट, दैट ट्राइगोनल प्लेनर, है ना। ये ट्राइगोनल प्लेनर होगा, फिर बॉन्ड एंगल 120 डिग्री के रहेंगे ना, ये सब एक्सपेक्टेड है। फिर क्या रहेगा, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से ये क्या हो जाता है, तो हम बोलेंगे दैट इज पैरामैग्नेटिक हो जाएंगे, है ना। फ्री रेडिकल्स जो होते हैं ये क्या रहेंगे, तो हम बोलेंगे दीज आर पैरामैग्नेटिक। समझ आ गई बात ये, है ना। ये पैरामैग्नेटिक होते हैं। फिर क्या बोलेंगे हम, फ्री रेडिकल्स जो होते हैं ये नॉन सिलेक्टिव होते हैं अटैक में, है ना। नॉन सिलेक्टिव का मतलब क्या होगा, तो हम बोलेंगे कि फ्री रेडिकल जब किसी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा तो वहां पर वो उस मॉलिक्यूल की किसी भी रीजन पर अटैक कर सकता है रैंडमली। ठीक है। मतलब वो उस मॉलिक्यूल में किसी पर्टिकुलर जगह को सिलेक्ट करके अटैक नहीं करता। ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज नॉन सिलेक्टिव, है ना। फ्री रेडिकल्स और दूसरे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के लिए एक प्रिंसिपल एप्लीकेबल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सिलेक्टिविटी प्रिंसिपल। ठीक है। तो ये उसी से रिलेटेड है। रिएक्टिविटी सिलेक्टिविटी प्रिंसिपल काफी सिंपल होता है। क्या बोलते हैं हम, जो रिएक्शन इंटरमीडिएट जितना ज्यादा अनस्टेबल होता है, ठीक है, क्या रहेगा, वो उतना ज्यादा रिएक्टिव रहेगा। ठीक है। और वो जितना ज्यादा रिएक्टिव होता है क्या रहेगा, वो उतना कम सिलेक्टिव होता है। आता है कि बेटा समझ में, है ना। तो हम क्या बोलते हैं कि रिएक्टिविटी सिलेक्टिविटी प्रिंसिपल ये फ्री रेडिकल्स के लिए और दूसरे सारे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है।
क्या बोलते हैं उसको हम, रिएक्टिविटी सिलेक्टिविटी प्रिंसिपल को। तो हम बोलेंगे कि जिस रिएक्शन इंटरमीडिएट की क्या होती है, इनस्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा है ना, कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट जितना ज़्यादा अनस्टेबल होता है वो उतना ज़्यादा क्या रहेगा, रिएक्टिव। ठीक है, और वो जितना ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो उतना कम सिलेक्टिव होता है ना। क्या मतलब कहने का, तो हम बोलेंगे मतलब ये कि जिस रिएक्शन इंटरमीडिएट की इंस्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा है तो नेचुरली रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा रहेगी, और रिएक्टिविटी जब ज़्यादा रहेगी तो क्या होता है, तो हम बोलेंगे कि वो सामने वाले मॉलिक्यूल पर अटैक करते समय क्या नहीं कर पाता, तो हम बोलेंगे वो इंतज़ार नहीं करेगा ना कि सामने वाले मॉलिक्यूल के कन्वीनियंस को देखकर उसके ऊपर अटैक करें। वो तो अटैक कहाँ कर देता है, तो हम बोलेंगे उसको जहाँ जगह मिलेगी वहाँ अटैक कर देगा वो। आगे बेटा समझ में, ठीक है। तो हम बोलते हैं जो रिएक्शन इंटरमीडिएट जितना ज़्यादा अनस्टेबल उतना ज़्यादा रिएक्टिव, और जितना ज़्यादा रिएक्टिव उतना कम सिलेक्टिव। ठीक है, सो दिस इज व्हाट दैट रिएक्टिविटी सिलेक्टिविटी प्रिंसिपल। क्लियर है बेटा ये, है ना। इसके बाद फिर क्या बोलते हैं अपन, फ्री रेडिकल्स जिन रिएक्शंस में इंटरमीडिएट की तरह इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, वो रिएक्शंस जो होती हैं वो नॉर्मली चेन मैकेनिज्म फॉलो करती हैं, है ना। ये रूल नहीं है कि फ्री रेडिकल है तो चेन मैकेनिज्म होगा ही, है ना। फ्री रेडिकल है तो चेन मैकेनिज्म होने की संभावना ज़्यादा होती है, बट चेन मैकेनिज्म हमेशा हमेशा के लिए रहे ये ज़रूरी नहीं होता। चेन मैकेनिज्म में अपन देखेंगे आगे, है ना, फ्री रेडिकल में ही। अब इसके बाद हमको क्या देखना है कि किन कंडीशंस में फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन हो सकता है ना। कंडीशंस फेवरेबल फॉर फ्री रेडिकल जनरेशन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली कंडीशन जो होती है, नहीं कौन सी वाली रहेगी, तो हम बोलेंगे सबसे पहली कंडीशन होती है कि यदि किसी ऑर्गेनिक रिएक्शन में, है ना, क्या होगा, हैलोजन इन्वॉल्व होंगे एज वन ऑफ द रिएक्टेंट्स। ठीक है, और ऐसी रिएक्शंस को यदि हम किसमें करवाएंगे, दैट इज इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये रिएक्शंस जो होती हैं ये इसेंशियली फ्री रेडिकल के थ्रू आगे बढ़ती हैं। समझ आ गई बात ये, है ना। क्या बोला हमने, ऐसी वाली सारी ऑर्गेनिक रिएक्शंस जिनमें क्या होता है, हैलोजन इन्वॉल्व होगा एज वन ऑफ द रिएक्टेंट्स। ठीक है, और ये रिएक्शंस यदि हम किस में करवा रहे होंगे, तो हम बोलेंगे दैट इज लाइट की प्रेजेंस में करवा रहे होंगे। ठीक है, तो इन रिएक्शंस में कौन सी चीज़ होती है, तो हम बोलेंगे ये रिएक्शंस जो होती हैं ये इसेंशियली फ्री रेडिकल के थ्रू आगे जाती हैं, क्योंकि हैलोजन मॉलिक्यूल जो है इसका क्या हो जाएगा, लाइट की प्रेजेंस में होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन हो जाएगा, जिससे क्या बन जाते हैं, हैलोजन के फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं, और ये रिएक्शन को फिर रेडिकल वे में आगे ले जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज काइंड ऑफ रूल कि जिस भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में हमको क्या दिख रहा है, हैलोजन, और वो रिएक्शन इसेंशियली लाइट की प्रेजेंस में हो रही है। ठीक है, तो रिएक्शन जो होगी वो फ्री रेडिकल के थ्रू ही आगे जाती है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्या नहीं होता, तो हम बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन लाइट की प्रेजेंस में डायरेक्टली नहीं होता, क्योंकि इनके जो बॉन्ड्स होते हैं वो क्या रहेंगे, दे आर स्ट्रॉन्गर। ठीक है, तो ये नॉर्मली क्या नहीं होंगे, तो हम बोलेंगे ये नॉर्मली लाइट की प्रेजेंस में नहीं टूटते। ठीक है, पर कौन सी वाली चीज़ है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने पहले से हीट करके रखा है, मतलब उसको एक्साइटेड स्टेट में ले आए हैं, और उसके बाद यदि इस पर लाइट स्ट्राइक करवाते हैं तो कौन सी चीज़ होगी, तो हम बोलेंगे तो फिर होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन हो सकता है। आया कि बेटा समझ में, है ना, तो फिर होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन हो सकेगा। क्लियर होगी बात अच्छे से ये, है ना। तो हमने कौन सी चीज़ बोली है, तो हमने बोला इट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉर्मली क्या नहीं होता, लाइट स्ट्राइक करवाने पर होमोलाइटिक फिशन नहीं होता, है ना। जैसे दो कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि कॉन्सेप्ट इज ROCl एंड RONO, इन पर लाइट स्ट्राइक करवाएं तो इनमें क्या हो जाएगा, ROCl RO रेडिकल एंड Cl रेडिकल में टूट जाता है, एंड RONO ये भी RO रेडिकल एंड NO रेडिकल में टूट जाता है ना। तो सिर्फ ये दो टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनका लाइट स्ट्राइकिंग करवाने पर डायरेक्टली होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन होगा। ठीक है, बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो लाइट स्ट्राइकिंग पर डायरेक्टली होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन नहीं करवाते। क्या होता है, तो हम बोलेंगे हीट किया उसके बाद लाइट स्ट्राइक करवाई तो फिर क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे तब फिर होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन उनमें हो सकता है। क्लियर बेटा बात ये, है ना। तो दिस इज द रूल कि हैलोजन लाइट है
तो रिएक्शन इसेंशियली रेडिकल के थ्रू आगे बढ़ती है। ठीक है ना। अब इसके बाद फिर क्या बोलेंगे हम, ऐसी वाली रिएक्शन जिनको अपन हाई टेम्परेचर वेपर फेज या रिफ्लक्सिंग, है ना, रिफ्लक्सिंग का मतलब भी ये होता है कि वेपर फेज में रिएक्शन करवाना, है ना। तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस को भी हाई टेम्परेचर वेपर फेज या रिफ्लक्सिंग करके करवाया जाए, ठीक है, तो भी रिएक्शन में क्या होगा, तो हम बोलेंगे इट इज रेडिकल्स के बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। रेडिकल बन ही जाएगा ये ज़रूरी नहीं है। आइए बेटा बात समझ में, है ना। कौन सी चीज़ बोली हमने बोला इट इज ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो हाई टेम्परेचर पर होती हैं, वेपर फेज में होती हैं, या रिएक्शंस को रिफ्लक्सिंग करके करवाया जाता है, ठीक है। तो ये वाली जो सारी रिएक्शंस होती हैं ये भी कैसे होंगी, तो हम बोलेंगे दैट इज इनके फ्री रेडिकल वे में आगे बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये रिएक्शन रेडिकल वे में ही आगे बढ़ें ये ज़रूरी नहीं होता। आगे बेटा समझ में, ठीक है। अब इसके बाद फिर क्या बोलेंगे अपन, ऐसी वाली ऑर्गेनिक रिएक्शंस जिनको हम किस में करवाते हैं, दैट इज पेरोक्साइड की प्रेजेंस में करवाते हैं, है ना। पेरोक्साइड की पहचान क्या होती है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, है ना, दिस इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेरोक्साइड, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं कि पेरोक्साइड में ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है जो क्या होता है, छोटा रहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन स्मॉल साइज का एटम है और दोनों ऑक्सीजन तो दो लोन पेयर हैं, तो इनमें रिपल्शन की वजह से बॉन्ड वीक होता है और नॉन पोलर तो था ही, इसलिए यहाँ पर होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन के चांसेस आसान होते हैं, ठीक है। तो पेरोक्साइड हमने लिया, या फिर R4PB, टेट्रा अल्काइल लेड इसको हम बोलते हैं, है ना। इसको यदि हम गर्म करें तो ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज इनटू R रेडिकल कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस को पेरोक्साइड या टेट्राअल्काइल लेड विथ हीटिंग इनकी प्रेजेंस में करवाने पर क्या हो जाएगा, ये रेडिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर ये दूसरे रेडिकल्स के बनने को प्रमोट करते हैं, इसलिए इनकी प्रेजेंस में भी रिएक्शंस क्या हो सकती हैं, तो हम बोलेंगे वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो कर सकती हैं, कर ही लें ये जरूरी नहीं है। आया क्या बेटा समझ में, ठीक है। तो हम कौन सी चीज बोलेंगे, ये वाले जो सब्सटेंसेस होते हैं ये क्या कहलाते हैं, दीज आर कॉल्ड रेडिकल इनिशिएटर्स, ठीक है। ये सब्सटेंसेस जो होंगे ये क्या कहलाएंगे, तो हम बोलेंगे ये कहलाते हैं रेडिकल इनिशिएटर। आगे समझ में, तो इनकी प्रेजेंस में भी, है ना, ये रूल नहीं है कि पेरोक्साइड है या टेट्राअल्काइल लेड है तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म वाली हो ही जाएगी, हो सकती है। सिर्फ हैलोजन लाइट है तो ये निश्चित है कि रिएक्शन फ्री रेडिकल रहेगी। क्लियर बेटा, है ना। तो ये इन कंडीशंस में क्या होता है, तो हम बोलेंगे इन कंडीशंस में रेडिकल्स का जनरेशन हो जाता है, ठीक है। अब कौन सी चीज होगी, फ्री रेडिकल्स का जनरेशन यदि हम देखें तो इसके तरीके क्या होते हैं, तो हम बोलेंगे एक तो होता है इट इज फोटोलाइसिस, ठीक है। फोटोलाइसिस का मतलब क्या, तो हम बोलेंगे कि जब होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन करवाने के लिए हम विजिबल लाइट या किसको यूज करते हैं, दैट इज अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, है ना। तो हम बोलेंगे जब क्या करवाने के लिए, होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन जिससे रेडिकल्स बनते हैं, ये करवाने के लिए जब विजिबल लाइट या फिर यूवी रेडिएशंस को यूज करें तब क्या होता है, तो हम बोलेंगे तब होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन क्या कहलाता है, दैट इज फोटोलाइसिस कहलाता है ना। एग्जाम्पल इसका ये देखे था हमने, इट इज हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है। इसके बाद फिर थर्मोलाइसिस, तो थर्मोलाइसिस का मतलब क्या होता है बेटा, तो हम बोलेंगे कि जब फ्री रेडिकल्स को जनरेट करवाने के लिए क्या किया जाएगा, इंफ्रारेड रेडिएशंस को यूज करेंगे हम, तभी क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड थर्मोलाइसिस, ठीक है। इसमें क्या होगा, जैसे पेरोक्साइड है इसका बॉन्ड वीक है तो यहाँ पे इंफ्रारेड रेडिएशंस जो लो एनर्जी वाले होते हैं इनसे भी ये वाला बॉन्ड फिशन आसानी से हो सकता है। तो पेरोक्साइड का आरो रेडिकल में टूटना हीटिंग करवा के, दिस इज व्हाट थर्मोलाइसिस, ठीक है ना। और इसके बाद लास्ट वाला जो तरीका होता है ये कौन सा रहेगा, दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन से, ठीक है। तो हम कौन सी चीज बोलेंगे, ये क्या लिया हमने, दैट इज बेंजीन डायजोनियम आयन, ठीक है। इसके ऊपर कॉपर +1 डाला हमने, यहाँ से क्या होगा, हम बोलेंगे नाइट्रोजन उड़ेगी ना न्यूट्रल बनकर, तो वो कार्बन पर क्या छोड़ देगी, दैट इज पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। सॉल्यूशन में कॉपर +1 के बजाय कॉपर +2 क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है,
तो कॉपर अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकलवा कर किसमें जाएगा, +2 में। कॉपर में से एक इलेक्ट्रॉन जो निकला वो किस में चला जाएगा, तो हमने बोला यहाँ पर कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज आया था नाइट्रोजन की उड़ने की वजह से, तो उस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के वेकेंट ऑर्बिटल में चला जाता है। कार्बोकैटायन में वैलेंसी शेल में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कितना होता है, दैट इज 6, ठीक है। कॉपर से उसको एक और मिल गया, इलेक्ट्रॉन हो गए 7, ठीक है। तो 7 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज क्या होती है, दैट इज फ्री रेडिकल। इसके बनते समय क्या हुआ, तो हमने बोला कार्बन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो क्या हो जाएगा इसका रिडक्शन, ठीक है। और कॉपर +1 ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसका हुआ दैट इज ऑक्सीडेशन, है ना। तो बेंजीन डायज़ोनियम आयन ने अपने अंदर से नाइट्रोजन को उड़वाया, कार्बन पर क्या छूटा, पॉजिटिव चार्ज 6 इलेक्ट्रॉन। कॉपर +1 ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया, ठीक है। तो यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन होकर ही क्या बन गया, रेडिकल। और कॉपर +1 में से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो +2 हो गया। कार्बन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया मतलब रिडक्शन, और कॉपर ने इलेक्ट्रॉन लूज किया मतलब ऑक्सीडेशन। तो रेडॉक्स रिएक्शन से यहाँ पर क्या हो गया, रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया। समझ आ गई बेटा बात ये, है ना। तो कौन सी चीज देखी अपन ने अभी, रेडिकल के कैरेक्टर्स, उसके बाद फ्री रेडिकल किन कंडीशंस में जनरेट होता है, और उसके बाद फिर फ्री रेडिकल्स का जनरेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले सेक्शन में हम कौन सी चीज देखेंगे, फ्री रेडिकल्स की रिएक्शंस, ठीक है।